हेलो स्टूडेंट, गुड मॉर्निंग। कक्षा 10 विषय हिंदी। बच्चों, आज पुनरावृत्ति के अंतर्गत मैं सोमा तिवारी आपको सूरदास के पदों की व्याख्या पढ़ाऊंगी। बच्चों, ये रिवीजन वर्क आपका चल रहा है, तो बहुत ध्यान से आप व्याख्या को पढ़ेंगे, क्योंकि बोर्ड परीक्षा में व्याख्या काव्यखंड के अंतर्गत अवश्य आती है। तो सबसे पहले सूरदास के पद संख्या 1 की व्याख्या हम लोग पढ़ेंगे। सूरदास जी कहते हैं, चरण कमल बंदो हरि राई, जाकी कृपा पंगु गिरि लंघे, अंधे को सब कुछ दर्शाई, बहिरो सुने गूंग पुनि बोले, रंग चले सिर छत्र धराई, सूरदास स्वामी करुणा में, बार बार बंदों ते पाई। सूरदास जी का ये पद जो है वो वंदना पद है। इसमें भगवान श्री कृष्ण के चरण कमलों की सूरदास जी ने क्या की है? वंदना की है। वंदना करते हुए सूरदास जी कहते हैं, चरण कमल बंदो हरि राई। राई का मतलब होता है बच्चों जी, हरि माने होता है विष्णु। विष्णु के अवतार कौन थे? भगवान श्री कृष्ण। मैं भगवान श्री कृष्ण के कमल रूपी चरणों की वंदना करता हूँ। सूरदास जी क्या कहते हैं? कैसे लिखेंगे आप व्याख्या? लिखेंगे, प्रभु श्री कृष्ण के चरण कमलों की वंदना करते हुए सूरदास जी कहते हैं कि हे भगवान श्री कृष्ण जी, मैं आपके कमल रूपी चरणों की वंदना करता हूँ। जाकी कृपा पंगु गिरि लंघे। लंघे माने होता है लांग जाता है, पंगु माने होता है लंगड़ा, गिरि माने होता है पर्वत। जिसकी कृपा होने पर लंगड़ा व्यक्ति की पर्वत लांग जाता है। अंधे को सब कुछ दर्शाई। दर्शाई माने होता है दिखाई देने लगता है, और जिसकी कृपा होने से अंधे व्यक्ति को भी सब कुछ दिखाई देने लगता है। बहिरो सुने, बहिरो मतलब बहरा, बहरा सुनने लगता है। गूंग पुनि बोले, और गूंगा व्यक्ति दोबारा बोलने लगता है। रंक चले सिर छत्र धराई, और रंक माने होता है गरीब, याचक, और गरीब जो है राजा के समान सिर पर छत्र को धारण करके चलने लगता है। सूरदास स्वामी करुणा में। सूरदास जी कहते हैं कि भगवान श्री कृष्ण तो करुणा से युक्त हैं। बार बार बंदों ते पाई, मैं बार बार उनके कमल रूपी चरणों की वंदना करता हूँ। फिर से एक बार बच्चों इसकी व्याख्या देख लीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट है सूरदास परीक्षा की दृष्टि से। चरण कमल बंदो हरि राई। सूरदास जी भगवान श्री कृष्ण के चरण कमल रूपी चरणों की वंदना करते हुए कहते हैं कि हे प्रभु श्री कृष्ण, मैं आपके कमल रूपी चरणों की वंदना करता हूँ, जिसकी कृपा होने पर, जाकी कृपा पंगु गिरि लंघे, जिनकी कृपा मात्र होने पर, पंगु माने क्या बताया बच्चों? लंगड़ा व्यक्ति। गिरि माने क्या बताया मैंने? पर्वत। जिनकी कृपा होने पर लंगड़ा व्यक्ति भी पर्वत लांग जाता है। अंधे को सब कुछ दर्शाई, और अंधे व्यक्ति को सब कुछ दर्शाई माने दिखाई देने लगता है। बहिरो सुने, बहरा व्यक्ति सुनने लगता है। गूंग पुनि बोले, और गूंगा व्यक्ति फिर से बोलने लगता है। रंग चले सिर छत्र धराई, और रंग माने होता है गरीब या याचक, और याचक जो है वो सिर पर छत्र को धारण करके राजा के समान चलने लगता है। सूरदास स्वामी करुणा में। सूरदास जी कहते हैं कि भगवान श्री कृष्ण जो करुणा से युक्त हैं, बार बार बंदों ते पाई, मैं बार बार उनके चरण कमल रूपी चरणों की वंदना करता हूं। तो बच्चों, इसकी व्याख्या आपको समझ में आ गई होगी। व्याख्या करना भी मैंने आपको बताया होगा। तो व्याख्या किस तरह करते हैं आप लोग? सबसे पहले ये तो जो है हाशिया होता है,
इसके बाद सबसे पहले आप बच्चों क्या डालते हो व्याख्या करते समय? संकेत। संकेत लिखना आता होगा आपको। संकेत के बाद क्या डाला जाता है? संदर्भ। और संदर्भ के बाद क्या आता है? प्रसंग। प्रसंग के बाद कौन सी हेडिंग पड़ती है बच्चों? व्याख्या। और व्याख्या के बाद जो अंतिम हेडिंग पड़ती है वो पड़ती है काव्यगत सौंदर्य। काव्यगत सौंदर्य। और इसके कई पॉइंट्स होते हैं बच्चों। तो सबसे पहला पॉइंट होता है भाषा। भाषा, सूरदास की जो भाषा है बच्चों वो है ब्रज भाषा। भाषा के बाद आप दूसरा पॉइंट लिख सकते हो भाषा, फिर लिखेंगे रस। अब जब हम इस पद को पढ़ रहे हैं तो हमें पता चल रहा है कि कौन सा रस है? भक्ति रस। तो रस कौन सा होगा बच्चों? भक्ति रस। इसके बाद बच्चों आता है छंद। तो सूरदास के जितने भी पद हैं वो सब गेय पद हैं। तो छंद कौन सा होगा बच्चों? गेय पद। और छंद के बाद अगला पॉइंट पड़ता है अलंकार। अब देखिए अलंकार में चरण कमल, ये रूपक का उदाहरण है। तो यहाँ कौन सा अलंकार है? रूपक। कौन सा अलंकार है? रूपक। इसके बाद देखिए बच्चों राई, दर्शाई, धराई, पाई, तो कौन सा अलंकार हो गया? अनुप्रास। और जैसे ये शब्द आया है बार बार, बार बार, यहां पर बच्चों होता है पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार। कौन सा अलंकार? पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार। तो यहाँ कौन सा और अलंकार है? पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार। तो आप यहाँ ये भी लिख सकते हो पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार। इसके बाद आप डालोगे शैली। शैली जो है बच्चों यहाँ पर मुक्तक शैली है। कौन सी शैली है? मुक्तक शैली। और इसके बाद आप डाल सकते हो गुण। तो बच्चों जहां पर भक्ति रस होता है वहां पर गुण हमेशा प्रसाद होता है। तो कौन सा गुण हो जाएगा? प्रसाद गुण। और यदि आपको कोई ऐसा ही उदाहरण आ रहा हो जिसमें भगवान के चरणों की वंदना की गई हो तो आप अंतिम हेडिंग डाल सकते हो भाव साम्य। और भाव साम्य में आप कोई उदाहरण लिख सकते हो। तो बच्चों आया होगा समझ में? आपको व्याख्या करनी आई गई होगी। अब हम पढ़ते हैं पद संख्या 2 की व्याख्या। चलिए देखिए, आपको ये पता होगा कि सूरदास जो थे वो सगुण उपासक थे। सगुण ईश्वर की आराधना करते थे और सगुण उपासना के अंतर्गत वो किसकी आराधना करते थे? भगवान श्री कृष्ण की। तो प्रस्तुत पद में जो है निर्गुण ईश्वर की आराधना को निराधार बताते हुए सगुण ईश्वर के गुणों का क्या किया गया है? गान किया गया है। तो देखिए क्या कहते हैं सूरदास जी, अविगत गति कछु कहत न आवे, ज्यों गूंगे मीठे फल को रस, अंतर्गत ही भावे, परम स्वाद सबही सुनिरंतर, अमित तोष उपजावे, मन वाणी को अगम अगोचर, सो जाने जो पावे, रूप रेख गुण जाति जुगत बिनु, निरालंब कित धावे, सब विधि अगम विचार ही तातय, सूर सगुन पद गावे। सूरदास जी कहते अविगत। अविगत मतलब होता है जिसे जाना नहीं जा सकता। और जाना किसे नहीं जा सकता बच्चों? निर्गुण निराकार ईश्वर को। गति माने होता है स्थिति। सूरदास जी निराकार ईश्वर को निराधार बताते हुए कहते हैं कि उस निर्गुण निराकार ईश्वर के बारे में कुछ भी कहा नहीं जा सकता, उसी प्रकार नहीं कहा जा सकता, उसी प्रकार उसका वर्णन नहीं किया जा सकता। जो गूंगे मीठे फल को रस, जैसे कोई गूंगा व्यक्ति हो और उसे किसी मीठे फल को खिला दिया जाए तो उसके उस मीठे फल के रस को अंतर्गत ही भावे, वो क्या कर सकता है? अंदर मन से उसको महसूस कर
कर सकता है, वाणी के द्वारा उसे व्यक्त नहीं कर सकता। उसी प्रकार परम स्वाद सबहु सुनिरंतर अमित दोष उपजावे। उसी प्रकार उस परमात्मा की प्राप्ति का जो आनंद है वो अंदर ही अंदर क्या किया जा सकता है, महसूस किया जा सकता है, संतोष का अनुभव किया जा सकता है, परंतु वाणी के द्वारा उसे व्यक्त किया नहीं जा सकता। मन वाणी को अगम अगोचर, वो निर्गुण निराकार ईश्वर जो मन और वाणी से जिस तक ना तो पहुंचा जा सकता है और ना जिसे देखा जा सकता है, अर्थात जो इंद्रियों से भी क्या है, परे है, सो जानी जो पावे। उस ईश्वर के बारे में केवल वही जान सकता है जो उसे प्राप्त कर लेता है। रूप रेख गुण जाति जुगत बिनु निरालंब कित धावे। सूरदास जी कहते हैं कि उस निर्गुण निराकार ईश्वर का ना तो कोई रूप है, रेख का मतलब आकार, ना ही कोई आकार है, गुण, गुण माने गुण, ना ही उसका कोई गुण है, ना ही कोई उसकी जाति है और ना ही कोई युक्ति है, ऐसी युक्ति है जिससे उसको आसानी से क्या किया जा सके, प्राप्त किया जा सके। निरालंब कित धावे, निरालंब माने निराधार, निराधार ऐसे ईश्वर को प्राप्त करने के लिए इस प्रकार दौड़ना उचित नहीं है। सब विधि अगम विचार ही ताते। सूरदास जी कहते हैं कि सभी प्रकार से उस निर्गुण निराकार ईश्वर को अगम जानकर सूर सगुण पद गावे। सूरदास जी जो हैं वो सगुण ईश्वर के पदों का गान करते हैं। बच्चों मुझे लग रहा है कि इसकी व्याख्या एक बार मुझे और पढ़ानी चाहिए, तो इसकी व्याख्या मैं एक बार और पढ़ा रही हूँ, बहुत अच्छे से समझिएगा। बच्चों आपको पुनरावृत्ति के अंतर्गत भी आपको ये दो पद जो मैंने आज पढ़ाए हैं इसकी व्याख्या जो है बहुत अच्छी तरीके से SW की कॉपी पे करनी है। तो क्या कहते हैं सूरदास, पढ़िए इसकी व्याख्या। अविगत, अविगत का मतलब क्या होता है, निराकार, जिसके बारे में कुछ ज्ञात ना हो। अविगति गति कछु कहत ना आवे। सूरदास जी कहते हैं कि उस निर्गुण निराकार ईश्वर के बारे में कुछ कहा नहीं जा सकता। जो गूंगे मीठे फल को रस, जिस प्रकार कोई गूंगा व्यक्ति हो और उस गूंगे व्यक्ति को मीठे फल को खिला दिया जाए तो उसका जो आनंद है, उसके रस का जो आनंद है, अंतर्गति ही भावे, वो उसे अंदर ही अंदर हृदय से महसूस कर सकता है, वाणी के माध्यम से उसे व्यक्त नहीं कर सकता। उसी प्रकार परम स्वाद सबही सुनिरंतर अमित दोष उपजावे। उसी प्रकार उस निर्गुण निराकार ईश्वर की प्राप्ति का जो आनंद रूपी रस है उसको अंदर ही अंदर महसूस किया जा सकता है और संतुष्टि का अनुभव किया जा सकता है, उसका वर्णन नहीं किया जा सकता। मन वाणी को अगम अगोचर, जो मन और वाणी से जिस तक ना तो पहुंचा जा सकता है ना जिसे देखा जा सकता, अर्थात जो इंद्रियों से परे है, सो जानी जो पावे। उस निर्गुण निराकार ईश्वर के बारे में केवल वही जान सकता है जो उसे प्राप्त कर लेता है। रूप रेख गुण जात जुगत बिन, जुगति बिन निरालंब कित धावे। सूरदास जी कहते हैं कि ऐसे निर्गुण निराकार ईश्वर का जिसका ना कोई रूप है, रेख मतलब आकार, ना जिसका कोई आकार है, ना जिसका कोई गुण है, ना जिसकी कोई जाति है और ना कोई ऐसी जुगति माने युक्ति है जिससे उसे आसानी से सरलता से प्राप्त किया जा सके। निरालंब कित धावे, ऐसे निर्गुण निराकार ईश्वर को प्राप्त करने के लिए इस प्रकार दौड़ना उचित नहीं है। सब विधि अगम विचार ही ताते। सूरदास जी कहते हैं कि इस प्रकार सभी तरह से उस निर्गुण निराकार ईश्वर को अगम जानकर सूर सगुण पद गावे। सूरदास जी जो हैं वो सगुण ईश्वर के पदों का गान कर रहे हैं। तो बच्चों आ गया होगा समझ में। इसकी भी व्याख्या ऐसे ही करेंगे आप। सबसे पहले संकेत डालेंगे, संकेत के बाद संदर्भ, संदर्भ के बाद क्या लिखेंगे बच्चों, प्रसंग, प्रसंग के बाद क्या लिखेंगे, व्याख्या, और व्याख्या के अंतर्गत क्या लिखेंगे, काव्यगत सौंदर्य। काव्यगत सौंदर्य का पहला
जो पार्ट होगा वो होगा भाषा। भाषा में क्या लिखेंगे? ब्रज भाषा। रस, इसमें भी जो है वो भक्ति रस है। छंद गेय पद ही है। अलंकार यहाँ पर जो है बच्चों अनुप्रास अलंकार है, अनुप्रास अलंकार है। इसके बाद बच्चों शैली जो है वो मुक्तक है, यदि व्याख्या की दृष्टि से देखा जाए तो भावात्मक शैली की है। इसके बाद बच्चों भक्ति रस होने के कारण यहाँ पर कौन सा गुण है? प्रसार गुण है। तो बच्चों आ गया होगा समझ में आपको। आज के लिए बच्चों इतना ही पर्याप्त है। इस टॉपिक को मैं अपने अगले वीडियो में जारी रखूंगी। हैव अ नाइस डे। Hello student, welcome to online classes of Shivaji Group of Institutions. Myself Rahul Dixit, your maths teacher. बच्चों आज की क्लास में हम पाइथागोरस प्रमेय पर आधारित कुछ प्रश्नों को हल करेंगे। सबसे पहला प्रश्न है जो कि बोर्ड परीक्षा की दृष्टि से बहुत इंपॉर्टेंट है। किसी समबाहु त्रिभुज ABC की भुजा BC पर एक बिंदु D इस प्रकार स्थित है कि BD बराबर 1/3 BC, तो सिद्ध कीजिए कि 9AD स्क्वायर बराबर 7AB स्क्वायर। ठीक है, अब इसका हल देखते हैं। सबसे पहले बात करेंगे त्रिभुज की। एक समबाहु त्रिभुज ABC है, इसकी भुजा BC पर कोई बिंदु D है। बिंदु D इस प्रकार स्थित है कि BD बराबर दिया है BD बराबर 1/3 BC तथा त्रिभुज ABC समबाहु त्रिभुज है। क्या क्या दिया है? पहला तो दिया है त्रिभुज ABC क्या है? समबाहु त्रिभुज है। और क्या दिया है? BD बराबर दिया है 1/3 BC, यानी जो BD है वो BC का 1/3 है, 1/3 है। अब इसके बाद बात करते हैं हमें सिद्ध क्या करना है। सिद्ध करना है 9AD स्क्वायर बराबर है 7AB स्क्वायर। ये हमें सिद्ध करना है 9AD स्क्वायर बराबर 7AB स्क्वायर। ठीक है, जहां AB क्या है? AB है समबाहु त्रिभुज की भुजा। ठीक है, अब इसके बाद रचना क्या करेंगे हम? A से BC पर लंब खींचेंगे AE। क्या करेंगे हम? रचना में AE लंब BC पर खींचा। रचना हमने क्या किया? AE लंब है BC पर खींचा। अब इसके बाद आइए उपपत्ति। उपपत्ति में देखिए, अगर ये लंब है तो यहां से देखिए क्या होगा? त्रिभुज ABE तथा त्रिभुज ACE, दो त्रिभुज यहां पर देखिए दिख रहे हैं। एक है आपका ABE और दूसरा है ACE। इन दोनों त्रिभुजों को हम क्या करेंगे? सर्वांशन करेंगे। आइए सबसे पहले देखिए AB बराबर AC होगा। त्रिभुज ABC में भुजा AB और त्रिभुज ACE में भुजा AC के बराबर होगा। कारण क्या है? समबाहु त्रिभुज है। कारण क्या लिखेंगे? ABC क्या है? समबाहु त्रिभुज और समबाहु त्रिभुज की भुजाएं बराबर होती हैं। ठीक है ना? समबाहु त्रिभुज है और समबाहु त्रिभुज की भुजाएं क्या होती हैं? बराबर होती हैं। दूसरा देखिए क्या है? कोण ADE बराबर क्या होगा? कोण AEC के। यहाँ पे हम क्या लिखेंगे? प्रत्येक समकोण। प्रत्येक क्या मिल जाएगा? समकोण। ठीक है, तो दूसरी चीज मिल गई। अब तीसरा देखिए यहाँ से क्या मिलेगा? कोण B बराबर होगा कोण C के, क्योंकि समबाहु त्रिभुज का प्रत्येक कोण कितने अंश का होता है? 60 अंश का होता है। समबाहु त्रिभुज का प्रत्येक कोण क्या होता है? 60 अंश का। तो यहाँ से तीसरा जो मिलेगा हमें वो क्या मिलेगा? कोण ABE बराबर किसके होगा? कोण ACE के। ठीक है, तो यहां से देखिए
दूसरा क्या किया हमने, कोण AEB बराबर कोण AEC के है। तीसरा हम क्या कर सकते हैं, कोण ABE बराबर कोण ACE के भी कर सकते हैं। और एक काम ये भी कर सकते हैं, जो AE है वो दोनों में उभयनिष्ठ है, ये भी हम कर सकते हैं। जो AE भुजा है वो ABE और ACE दोनों में क्या है, उभयनिष्ठ है, ठीक है ना। तो AE बराबर हम AE भी लिख सकते हैं और यहाँ पे कारण क्या लिख देंगे, उभयनिष्ठ, ठीक है। कुछ भी बराबर कर सकते हैं, कोण भी बराबर कर सकते हैं, भुजा भी बराबर कर सकते हैं। तो यहाँ पर देखिए, यहाँ पर दोनों त्रिभुज क्या हो गए, सर्वांग हो गए। त्रिभुज ABE सर्वांग होगा किसके, त्रिभुज ACE के। आयत सर्वांग समता से देखिए, एक समकोण, कर्ण और एक भुजा, ठीक है ना। ये दोनों त्रिभुज क्या होंगे, कौन सी सर्वांग समता से, RHS सर्वांग समता से, समकोण कर्ण भुजा, ठीक है। एक हमारा क्या है, समकोण है, कोण E, कर्ण है 90 अंश के सामने वाली भुजा कर्ण AB हमने बराबर किया AC के, और एक हमने भुजा AE बराबर की। तो RHS सर्वांग समता से दोनों त्रिभुज सर्वांग हो गए। अब यहां से हमें मिल जाएगा BE बराबर CE, क्या मिलेगा, BE बराबर CE सर्वांग त्रिभुज के संगत भाग। यहां से क्या मिलेगा, BE बराबर CE, कारण क्या लिखेंगे, सर्वांग त्रिभुज के संगत भाग। अब देखिए ABC क्या है, समबाहु त्रिभुज है, तो समबाहु त्रिभुज की तीनों भुजाएं क्या होंगी, बराबर होंगी। माना AB बराबर BC बराबर CA बराबर हमने क्या मान लिया, x। देखिए त्रिभुज की तीनों भुजाएं बराबर होंगी क्योंकि ABC क्या है, समबाहु त्रिभुज है, तो हमने क्या मान लिया, समबाहु त्रिभुज की भुजा क्या है, x है। अब देखिए यहां से BE बराबर CE मिल गया, इसका मतलब क्या है, जो E है वो BC का मध्य बिंदु है। तो अब देखिए BC बराबर अगर हम लिखेंगे तो BC बराबर क्या लिखेंगे, BE प्लस CE। देखिए BC बराबर क्या लिखेंगे हम, BE प्लस CE। अब देखिए BE और CE किसके बराबर है, BE के, तो BC बराबर क्या आ जाएगा, 2BE, ठीक है। BC का मान क्या है, BC का मान हमने माना है x। समबाहु त्रिभुज की भुजा क्या मानी हमने, x, तीनों भुजा आपस में बराबर होंगी। तो यहां से देखिए BE का मान आ जाएगा x बटे 2। BE बराबर मिल गया हमें x बटे 2। चलिए ठीक है, BE बराबर मिल गया x बाई 2। अब इसके बाद देखिए BD बराबर प्रश्न में हमें दिया गया 1/3 BC। BD बराबर क्या दिया गया है, 1/3 BC, ठीक है। BD बराबर 1/3, BC का मान क्या है, BC का मान देखिए क्या है, x है, तो यहां से BD बराबर क्या मिल जाएगा, 1/3x, या BD बराबर हमें मिल जाएगा x/3, ठीक है। अब देखिए हमें क्या क्या मिल गया, हमें BE बराबर x/2 मिल गया, BD बराबर x/3 मिल गया। हमें निकालना है DE। तो DE के लिए हम क्या करेंगे, DE निकालने के लिए हम क्या करेंगे, DE बराबर क्या होगा, BE माइनस BD होगा, ठीक है ना। DE बराबर क्या होगा, BE माइनस BD, BE माइनस BD, ठीक है। BE का मान क्या है, x/2 है, और BD का मान है x/3। 2 और 3 का एलसीएम क्या आएगा, 6 आएगा, 2 3 6, 3x, 3 दूनी 6। तो यहाँ पर देखिए 3x में 2x जाएगा, x/6। तो यहाँ से DE बराबर आ जाएगा x/6। DE बराबर क्या आ जाएगा, x/6 आ जाएगा, ठीक है बच्चों। अब इसके बाद देखिए अब क्या करना है हमको, DE का मान आ गया है x/6। अब हमें दो त्रिभुज दिख रहे हैं, यहाँ पर दो समकोण त्रिभुज दिख रहे हैं। पहला कौन सा, ADE, और दूसरा हमें दिख रहा है ABE। दोनों समकोण त्रिभुज में हम बारी बारी से क्या करेंगे, पाइथागोरस प्रमेय लगाएंगे। तो सबसे पहले लगाएंगे त्रिभुज ADE। त्रिभुज ADE में क्या है,
कोण AED बराबर समकोण है 90 अंश है। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, पाइथागोरस प्रमेय लगाएंगे। पाइथागोरस प्रमेय जब हम लगाएंगे तो पाइथागोरस प्रमेय से हमें रिजल्ट देखिए क्या मिलेगा, कर्ण का वर्ग बराबर लंब का वर्ग प्लस आधार का वर्ग। कर्ण यहाँ पर क्या है AD, तो AD स्क्वायर बराबर लंब क्या है AE है और आधार क्या है DE है। तो यहाँ से AD स्क्वायर बराबर AE स्क्वायर प्लस DE स्क्वायर। अब यहाँ से AE स्क्वायर का मान निकाल लीजिए, देखिए क्या होगा, DE स्क्वायर प्लस है माइनस हो जाएगा। तो यहाँ से देखिए AE स्क्वायर बराबर क्या मिल जाएगा, AD स्क्वायर माइनस DE स्क्वायर। DE का मान देखिए क्या है, DE का मान है x/6, ये हमने निकाला है। DE बराबर है x/6, यहाँ पर DE के स्थान पे क्या रख देंगे हम, x/6 का स्क्वायर। तो अगले स्टेप में देखिए क्या होगा, AE स्क्वायर बराबर आ जाएगा AD स्क्वायर माइनस x स्क्वायर बटे 36। इसको क्या मानेंगे, समीकरण 1। ठीक है ना। हमने क्या किया, पहले त्रिभुज ADE में पाइथागोरस प्रमेय लगाई। इसी प्रकार हम क्या करेंगे, त्रिभुज ABE में भी हम पाइथागोरस प्रमेय लगाएंगे। आइए इसके बाद देखिए क्या करेंगे, हम त्रिभुज ABE में पाइथागोरस प्रमेय लगाएंगे और AE स्क्वायर का हम मान निकालेंगे। देखिए त्रिभुज ABE, ठीक है ना, त्रिभुज ABE में क्या हम पाइथागोरस प्रमेय लगाएंगे। यहाँ पर देखिए कोण AEB क्या है, समकोण है। कोण AEB क्या है, समकोण है। तो यहाँ पर पाइथागोरस प्रमेय से क्या मिलेगा, पाइथागोरस प्रमेय से, पाइथागोरस प्रमेय का जब हम प्रयोग करेंगे तो देखिए क्या मिलेगा, AB, इसमें लगाएंगे हम ABE। ठीक है, कर्ण क्या है AB है, समकोण के सामने वाली भुजा क्या होती है, कर्ण होती है। ठीक है, तो AB स्क्वायर बराबर लंब का वर्ग, लंब में AE स्क्वायर प्लस BE स्क्वायर। ठीक है, इसमें हम बात कर रहे हैं त्रिभुज ABE में क्या मिलेगा हमें, AB स्क्वायर बराबर AE स्क्वायर प्लस BE स्क्वायर। ठीक है, अब यहां से भी हम क्या करेंगे, AE स्क्वायर का मान निकालेंगे। देखिए क्या होगा, AB स्क्वायर प्लस BE स्क्वायर है, आ जाएगा माइनस हो जाएगा। तो यहां से देखिए AE स्क्वायर बराबर क्या मिलेगा, AB स्क्वायर माइनस BE स्क्वायर। क्या मिलेगा, AB स्क्वायर बराबर क्या मिलेगा, AE स्क्वायर माइनस BE स्क्वायर। ठीक है, तो यहां से AE स्क्वायर का मान हमने क्या निकाला, AB स्क्वायर माइनस BE स्क्वायर। BE का मान क्या है, BE का मान आया था x/2, तो यहां पर रख देंगे। देखिए AE स्क्वायर बराबर आ जाएगा AB स्क्वायर माइनस x/2 का स्क्वायर। अच्छा, AB का मान क्या है, AB का मान है x। ठीक है ना, त्रिभुज ABC क्या है, समबाहु त्रिभुज है और समबाहु त्रिभुज की भुजा हमने क्या मानी थी, x मानी थी। ठीक है ना, तीनों भुजाएं क्या थी, x थी। तो यहाँ पर AB के स्थान पे x रखेंगे और BE का मान अभी हमने निकाला था x/2 रखेंगे। तो अगले स्टेप में देखिए क्या होगा, AE स्क्वायर बराबर x स्क्वायर माइनस x स्क्वायर 4 बटे में 1 ले लेंगे। तो AE स्क्वायर बराबर एलसीएम क्या आएगा, 4 आएगा, 4x स्क्वायर माइनस x स्क्वायर। AE स्क्वायर बराबर 3x स्क्वायर 4। ये है आपका समीकरण 2। समीकरण 1 से भी हमने AE स्क्वायर का मान निकाल लिया और समीकरण 2 से भी हमने AE स्क्वायर का मान निकाल लिया। अब देखिए हमें करना क्या है, समीकरण 1 व 2 से दोनों के LHS बराबर हैं तो RHS भी क्या होंगे, बराबर होंगे। समीकरण 1 से देखिए AE स्क्वायर बराबर क्या है, AD स्क्वायर माइनस x स्क्वायर बटे 36 और समीकरण 2 से देखिए AE स्क्वायर बराबर क्या है, 3x स्क्वायर 4। तो यहाँ पर देखिए दोनों समीकरण से हम समीकरण 1 व 2 से, दोनों ही समीकरण से हमको क्या मिलेगा, AD स्क्वायर का AE स्क्वायर का मान की हम तुलना करेंगे। दोनों के बाएं पक्ष बराबर है तो दाएं पक्ष के बराबर
तो इसका समीकरण 1 का दायां पक्ष है AD² माइनस x² बटे 36 बराबर में समीकरण 2 में देखिए दायां पक्ष क्या है 3x²/4। अब देखिए अगले स्टेप में क्या होगा, माइनस से पक्षांतर करेंगे प्लस हो जाएगा, -x²/36 ये हो जाएगा प्लस। ठीक है, अब यहाँ पर एलसीएम हम ले लेंगे 36 आएगा एलसीएम, 4 से भाग देंगे कितनी बार जाएगा, 9 बार जाएगा, 4 का मिला 36, 9 से गुणा करेंगे हम अंश में, 9 तिया 27 x² प्लस x²। अब यहाँ पर हम क्या करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, 36 AD² बराबर 27 प्लस 1 क्या आ जाएगा 28 x²। अब हम क्या करेंगे, 4 से भाग देंगे, 4 से भाग देंगे, 4 का मिला 36, 4 सत्ते 28, तो यहाँ से आ जाएगा 9AD² बराबर 7x²। ठीक है ना। अब आप कहेंगे सर प्रूफ तो हमें करना था 9AD² बराबर 7AD², आप लाए 9AD² बराबर 7x²। ठीक है ना। देखिए x क्या था, x था त्रिभुज ABC की भुजा। ठीक है ना, x के स्थान पर हम AB, BC या AC में कुछ भी रख सकते हैं। ठीक, x का मान, x किसका मान है, AB का मान है, तो यहाँ पर x के स्थान पे हम क्या रख देंगे, AB रख देंगे। तो देखिए क्या मिलेगा, 9AD² बराबर 7AB²। यहाँ से हमें मिल गया 9AD² बराबर क्या मिल गया 7AB²। ये सिद्ध करना था। ठीक है बच्चों, अब आइए अगला प्रश्न देखते हैं। आकृति में ABC एक त्रिभुज है जिसमें कोण ABC बड़ा है 90 तथा AD लंब है BC पर, तो सिद्ध कीजिए कि AC² बराबर AB² प्लस BC² प्लस 2BC इंटू BD। ठीक है ना, क्या दिया गया है हमें, AD लंब है BC पर, तो हमें सिद्ध करना है। तो सिद्ध कीजिए कि AC² बराबर AB² प्लस BC² प्लस 2BC इंटू BD। ठीक है, यहाँ पर देखिए दिया गया है, सबसे पहले तो हमें दिया गया है जो कोण B है वो हमारा क्या है, अधिक कोण है, यानी कोण B का जो मान है वो 90 से क्या है, बड़ा है। ठीक है, और साथ ही साथ हमें दिया गया है AD लंब है BC पर। क्या दिया गया है, AD जो लंब है वो किस पर है, BC पर। ठीक है, AD BC पर लंब है। सिद्ध करना है, सिद्ध करना है, क्या सिद्ध करना है हमें, सिद्ध करना है AC² बराबर AB² प्लस BC² प्लस 2BC इंटू BD। क्या सिद्ध करना है हमें, AC² बराबर AB² प्लस BC² प्लस 2 इंटू BC इंटू BD, ये हमें सिद्ध करना है। ठीक है, अब आइए इसको करते हैं। देखिए इसको हल करने के लिए हम पाइथागोरस प्रमेय का ही यूज करेंगे। यहाँ पर हमें दो समकोण त्रिभुज दिख रहा है, एक हमें दिख रहा है ADB और दूसरा दिख रहा है ADC। इन दो समकोण त्रिभुज का हम प्रयोग करेंगे। सबसे पहले हम बात करेंगे त्रिभुज ADB। पाइथागोरस प्रमेय लगाएंगे, कोण ADB बराबर क्या है, 90 अंश है। ठीक है, तो यहाँ पर हम क्या लगाएंगे, पाइथागोरस प्रमेय से, पाइथागोरस प्रमेय से, पाइथागोरस प्रमेय से देखिए हम क्या लगाएंगे, 90 के सामने वाला क्या होता है, कर्ण होता है, समकोण के सामने वाला कर्ण होता है, AB क्या है, कर्ण है, तो AB² बराबर हमें क्या मिलेगा, AD² प्लस BD²। ठीक है, AB² बराबर AD² प्लस BD²। ठीक, AD क्या है, लंब है, और BD आधार है, AB क्या है, कर्ण। तो यहाँ से हमें अभी निकालना है AD² का मान। तो क्या करेंगे, BD² को हम पक्षांतर करेंगे, AB² माइनस BD² बराबर क्या है, AD। तो देखिए यहाँ से हमें AD² बराबर क्या मिल जाएगा, AB² माइनस BD²। इसको क्या मान लेंगे, समीकरण 1।
AD स्क्वायर बराबर क्या मिलेगा AB स्क्वायर माइनस BD स्क्वायर। ठीक है, अब लगाएंगे त्रिभुज ABC में, त्रिभुज ADC में क्या लगाएंगे हम, पाइथागोरस प्रमेय लगाएंगे। कोण ADC क्या है, समकोण है। ठीक है, कोण ADC क्या है, समकोण है। तो यहां पर हम क्या लगाएंगे, पाइथागोरस प्रमेय। पाइथागोरस प्रमेय से क्या लगेगा, यहां पर देखिए कर्ण क्या है, AC। त्रिभुज ADC की अगर हम बात करेंगे तो कर्ण क्या होगा, AC होगा। ठीक है, AC स्क्वायर बराबर क्या होगा, AD स्क्वायर प्लस DC स्क्वायर। देखिए त्रिभुज ADC में AC स्क्वायर बराबर क्या होगा, AD स्क्वायर लंब का स्क्वायर प्लस आधार क्या होगा, DC स्क्वायर। किसी समकोण त्रिभुज में कर्ण पर बना वर्ग शेष दोनों भुजाओं पर बने वर्गों के योग के बराबर होता है। अब अगले स्टेप में देखिए क्या होगा, AC स्क्वायर बराबर AD स्क्वायर प्लस BC को हम क्या लिखेंगे, BC को हम क्या लिख सकते हैं, BC प्लस BD। ठीक है ना, BC को हम क्या लिख सकते हैं, BC प्लस BD। BC और BD का जब हम योग करेंगे तो क्या प्राप्त होगा, DC प्राप्त होगा। तो यहाँ पर देखिए DC के स्थान पर हम क्या लिख सकते हैं, BC प्लस BD। स्क्वायर लगा है तो स्क्वायर। अगले स्टेप में देखिए क्या मिलेगा हमें, AC स्क्वायर बराबर AD स्क्वायर का मान समीकरण 1 से देखिए, AD स्क्वायर बराबर क्या है, AB स्क्वायर माइनस BD स्क्वायर। तो यहाँ पर AD स्क्वायर के स्थान पर हम क्या लिख देंगे, AB स्क्वायर माइनस BD स्क्वायर। ठीक है, A प्लस B का होल स्क्वायर क्या होता है, हम जानते हैं A प्लस B का होल स्क्वायर क्या होता है, A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर प्लस 2A, 2 into A into B। A के स्थान पर BC है और B के स्थान पर क्या है, BD। यहाँ पर हमने AD स्क्वायर का मान क्या रखा है, AB स्क्वायर, ये जो मान हमने रखा है वो कहां से रखा है, समीकरण 1 से। AD स्क्वायर बराबर AD स्क्वायर माइनस BD स्क्वायर। ठीक है, अब क्या करेंगे, देखिए माइनस और ये प्लस, BD स्क्वायर से BD स्क्वायर कैंसिल हो गया। तो यहां से देखिए AC स्क्वायर बराबर क्या मिल जाएगा, AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर प्लस 2BC into BD। यहां से हमें ये रिजल्ट मिल गया। ठीक है, अब AC है क्या, यहाँ पर देखिए दिया था कोण ABC क्या है, अधिक कोण है, यानी 90 से बड़ा। AC क्या है, अधिक कोण के सामने वाली भुजा का वर्ग। इस रिजल्ट को हम कई जगह यूज करेंगे, इसको अधिक कोण प्रमेय भी कहते हैं। देखिए अधिक कोण के सामने वाली भुजा का वर्ग बराबर, अब त्रिभुज ABC की अगर बात करेंगे, त्रिभुज ABC में कोण ABC क्या है, अधिक कोण है। अधिक कोण के सामने वाली भुजा का वर्ग बराबर अन्य दो भुजाओं का वर्ग। अन्य दो भुजाएं कौन सी हैं, AB और BC है। तो AC स्क्वायर बराबर क्या होगा, AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर प्लस 2। अब यहाँ B से स्टार्ट करेंगे, BC into BD। ठीक है ना, ये याद रखना पड़ेगा आपको। ठीक है, अधिक कोण के सामने वाली भुजा का वर्ग, यानी कोण ABC हमारा अधिक कोण है, इसके सामने वाली भुजा AC है। AC स्क्वायर बराबर अन्य दो भुजाएं AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर प्लस 2BC into BD। ठीक है बच्चों, समझ में आ गया। अब इसके बाद देखिए इसी के जैसा एक प्रश्न और है। अब देखिए इसी के जैसा एक अगला प्रश्न है। आकृति में त्रिभुज ABC एक त्रिभुज है जिसमें कोण ABC छोटा है 90 से। यानी अब इसमें क्या दिया गया, पहले प्रश्न में दिया गया था, जैसे कि पहले वाले प्रश्न में कि जो ABC है वो अधिक कोण है। ठीक है ना, अब यहाँ पर दिया गया है ABC छोटा है 90 से, यानी ABC हमें न्यून कोण दिया गया है। बाकी AD लंब है BC पर, तो सिद्ध करना है AC स्क्वायर बराबर AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर। यहाँ पर प्लस के स्थान पर देखिए क्या हो गया, माइनस 2 BC into BD। ठीक है, ये हमें सिद्ध करना है। ठीक, अब आइए चित्र पर ध्यान देते हैं। सबसे पहले त्रिभुज ABC ABC है, जिसका कोण B क्या है, न्यून कोण है। इस कोण की हम बात कर रहे हैं, कोण B न्यून कोण है, 90 से क्या है, छोटा है, प्रश्न दिया गया है। और साथ ही साथ क्या दिया गया है, AD लंब
BC पर, AD लंब है BC पर। देखिए इसको हल करते हैं। दिया है क्या दिया गया है हमें, कोण ABC छोटा है 90 से, यानी कोण ABC क्या है, न्यून कोण। क्या है, न्यून कोण है। ठीक है, और साथ साथ क्या दिया गया, AD लंब है BC पर। हमें सिद्ध करना है, सिद्ध क्या करना है, सिद्ध करना है, हमें सिद्ध करना है कि AC स्क्वायर बराबर AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर माइनस 2BC इंटू B। यही तो सिद्ध करना है। AC स्क्वायर बराबर AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर माइनस 2BC इंटू B। अब आइए इनको करते हैं। अब इसमें भी देखिए दो समकोण त्रिभुज दिख रहे हैं। एक है हमारा त्रिभुज ABD समकोण त्रिभुज है, दूसरा समकोण त्रिभुज है हमारा AC। ठीक है ना, बारी बारी से दोनों त्रिभुजों में हम क्या करेंगे, पाइथागोरस प्रमेय लगाएंगे। तो सबसे पहले हम बात करते हैं त्रिभुज ABD की। त्रिभुज ABD में देखिए क्या है, कोण ADB समकोण है। ठीक है, तो ये समकोण के सामने वाली भुजा क्या होगी, कर्ण होगी। तो यहाँ पर AB स्क्वायर बराबर क्या लगाएंगे हम, पाइथागोरस प्रमेय से। पाइथागोरस प्रमेय से हमें क्या मिलेगा, AB स्क्वायर बराबर AD स्क्वायर प्लस BD स्क्वायर। ठीक है, समकोण के सामने वाली भुजा कर्ण होती है, AB क्या है, कर्ण है। AB स्क्वायर बराबर क्या है, हमें दिया गया है AD स्क्वायर प्लस BD स्क्वायर। ठीक है, अब इसके बाद देखिए यहाँ से हमें AD स्क्वायर का मान निकालना है। तो क्या करेंगे, AB स्क्वायर माइनस BD स्क्वायर, AD स्क्वायर मिल जाएगा। ठीक है, अब इसके बाद देखिए क्या करेंगे हम, AD स्क्वायर बराबर हमें क्या मिलेगा, AB स्क्वायर माइनस BD स्क्वायर। इसको मान लेंगे समीकरण A। ठीक है, AD स्क्वायर का मान हमें मिल गया। अब लगाएंगे दूसरे समकोण त्रिभुज ADC में। ठीक है, त्रिभुज ADC में क्या है, कोण ADC क्या है, समकोण है, 90 अंश है। तो यहाँ पर हम क्या लगाएंगे, पाइथागोरस प्रमेय से। पाइथागोरस प्रमेय से देखिए क्या मिलेगा हमें, समकोण के सामने वाली भुजा कर्ण होती है, ADC हमारा समकोण है, इसके सामने वाली भुजा AC क्या है, कर्ण है। तो क्या मिलेगा हमें, AC स्क्वायर बराबर, अन्य दो भुजाएं, लंब का वर्ग AD स्क्वायर प्लस DC स्क्वायर। ठीक है ना, क्या मिल गया हमें, AD स्क्वायर बराबर AC स्क्वायर बराबर कर्ण का वर्ग बराबर लंब का वर्ग प्लस आधार का वर्ग। ठीक है, अब इसके बाद देखिए AD स्क्वायर का मान हम रखेंगे समीकरण 1 से। तो देखिए क्या मिलेगा, AC स्क्वायर बराबर AB स्क्वायर माइनस BD स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर। ये जो AD स्क्वायर का मान रखा है वो हमने कहां से रखा है, समीकरण 1 से। समीकरण 1 से हमने क्या रखा है, AD स्क्वायर बराबर AB स्क्वायर माइनस BD स्क्वायर। ठीक है, अब देखिए DC को हम क्या लिखेंगे, DC को देखिए हम क्या लिखेंगे, चित्र में ध्यान दीजिए। DC क्या होगा, अगर हम BC में BD को माइनस करेंगे तो क्या आएगा, DC आएगा। तो DC बराबर क्या है, BC माइनस BD। ठीक है, DC बराबर क्या होगा, BC माइनस BD। अगर हम BC में BD को माइनस करेंगे तो आ जाएगा DC। अब इसके बाद देखिए AC स्क्वायर बराबर, ठीक है, AB स्क्वायर माइनस BD स्क्वायर। DC को हम क्या लिखेंगे, BC माइनस BD। तो DC के स्थान पे BC माइनस BD रखेंगे। अब अगले स्टेप में देखिए क्या होगा, AC स्क्वायर बराबर AB स्क्वायर माइनस BD स्क्वायर। अब A माइनस B का होल स्क्वायर लगाएंगे। क्या लगाएंगे हम,
a माइनस b का होल स्क्वायर क्या होगा, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस 2ab, ठीक है। क्या होगा a माइनस b का होल स्क्वायर, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस 2ab। अब देखिए bd स्क्वायर से bd स्क्वायर कैंसिल हो गया, प्लस माइनस, ठीक है। अगले स्टेप में देखिए क्या मिलेगा, ac स्क्वायर बराबर ab स्क्वायर प्लस bc स्क्वायर माइनस 2bc इंटू bd। क्या मिलेगा, 2bc इंटू bd। देखिए यही सिद्ध करना था हमें, ac स्क्वायर बराबर ab स्क्वायर प्लस bc स्क्वायर माइनस 2bc इंटू bd, ये हमारा सिद्ध हो गया, ठीक है। इसको हम बोलते हैं इस प्रमेय को न्यून कोण प्रमेय। देखिए यहाँ पर न्यून कोण दिया गया है तो न्यून कोण प्रमेय हो गई, ठीक है ना। इसमें है क्या, न्यून कोण के सामने वाली भुजा का वर्ग। अब बात करेंगे किसमें, त्रिभुज एबीसी में। कोण एबीसी हमें न्यून कोण दिया गया है, न्यून कोण के सामने वाली भुजा कौन सी है, एसी। न्यून कोण के सामने वाली भुजा का वर्ग बराबर क्या होगा, अन्य दो भुजाओं का वर्ग। अन्य दो भुजाएं कौन कौन सी हैं, AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर, ठीक है ना। अन्य दो भुजाएं कौन कौन सी हैं, AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर माइनस 2। अब यहां से स्टार्ट करेंगे B से 2 BC इनटू BD, ठीक है। ये याद रखना, न्यून कोण प्रमेय है। ये न्यून कोण के सामने वाली भुजा का वर्ग बराबर अन्य दो भुजाओं का वर्ग। अन्य दो भुजाएं कौन कौन सी हो जाएंगी हमारी, AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर माइनस 2BC इनटू BD। ओके स्टूडेंट, दैट्स ऑल फॉर टुडे। Hello students, welcome to online classes of Shivaji Group of Institution. Today's chapter is लोकतंत्र के परिणाम। ये हमारा क्लास 10 का लोकतंत्र का परिणाम नागरिक शास्त्र का चैप्टर है, जिसको हम ऑलरेडी अपने कुछ वीडियोस में क्लियर कर चुके हैं। अपने पहले वीडियोस में मैंने आपको बताया कि लोकतंत्र के परिणाम क्या होते हैं। जो सबसे इम्पोर्टेंट परिणाम था वो क्या था, राजनीतिक और आर्थिक समानता। हमें लोकतंत्र में राजनीतिक और आर्थिक समानता देखने को मिलती है। इसी तरीके से जब लोकतंत्र के परिणाम का मुद्दा आता है तो परिणाम का मतलब होता है कि जो भी लोकतांत्रिक राष्ट्र हैं, जहां भी लोकतांत्रिक सरकारें चल रही हैं, वहां पर क्या परिणाम सामने आए हैं। परिणाम जो कि कई रूपों में हमें देखने को मिलते हैं, जैसे राजनीतिक, आर्थिक, सामाजिक, कई तरह के परिणाम देखने को मिलते हैं। इसी तरीके से इस चैप्टर में भी हम लोग चैप्टर को भी हमने इसी हिसाब से डिवाइड किया, जिसमें कि मैंने सबसे पहले आपको राजनीतिक परिणामों के बारे में एक्सप्लेन किया था अपने प्रीवियस वीडियो में, जिसमें मैंने बताया कि राजनीतिक परिणाम क्या होते हैं। राजनीतिक परिणाम जिसमें मैंने बताया कि किस तरीके से जो लोकतांत्रिक सरकारें होती हैं वो एक उत्तरदायी सरकार है। उत्तरदायी का मतलब होता है कि जब हम अपने किसी नेता को चुनते हैं तो वो एक प्रतिनिधि के रूप में शासन पे जाता है, शासन करता है और हमारे हर एक सवालों के प्रति वो उत्तरदायी होता है। दूसरा होता है जिम्मेदार। जिम्मेदार शासन का भी मतलब यही होता है कि उनकी जिम्मेदारी बन जाती है कि वो जनता के लिए, क्यों, क्योंकि लोकतंत्र है और लोकतंत्र जनता का शासन है, जनता के हाथ में पूरी शक्ति होती है, इसलिए वो एक जिम्मेदार शासन होता है और अपनी जिम्मेदारी के साथ में जनता के प्रतिनिधि के रूप में शासन करता है। तो ये जिम्मेदार शासन हो गया। इसी के साथ एक और मैंने पॉइंट बताया था, सूचना का अधिकार है हर एक व्यक्ति के पास, हर जनता के पास, हर एक नागरिक के पास। वो सूचना के अधिकार के द्वारा जो है अपनी किसी भी सरकारी कार्यालय में जाकर किसी भी तरह की कोई भी सूचना को प्राप्त करने का उसके पास अधिकार है और ये चीज उसकी पारदर्शिता को भी दिखाता है। तो जो लोकतांत्रिक सरकार होती है वो एक पारदर्शी सरकार भी, एक पारदर्शिता वाली सरकार भी कहलाती है। और इसी के साथ साथ वैध सरकार, क्यों, क्योंकि ये बहुत सारे कानूनों पे, नीतियों पे, सरकार की योजनाओं पे शामिल होती है और इन योजनाओं और नीतियों और सिद्धांतों के अकॉर्डिंग ही जो ये सरकार चलती है, इसलिए हम इसे वैध सरकार या इंग्लिश में लेजिटिमेट गवर्नमेंट भी बोलते हैं। तो ये हमारे राजनीतिक परिणाम है। और सबसे बड़ी चीज है जो कि हमारी राजनीति में देखने को मिलती है कि राजनीतिक समानता जो सबसे इम्पोर्टेंट है। हम राजनीति में राजनीतिक समानता देखते हैं क्योंकि हर एक व्यक्ति के पास समान रूप से अपने नेता को चुनने का अधिकार होता है। उनके साथ किसी भी प्रकार का
कोई भी भेदभाव नहीं किया जाता। तो राजनीतिक समानता बहुत इंपॉर्टेंट है लोकतंत्र के किसी भी सरकार को चलाने के लिए, किसी भी देश को चलाने के लिए। तो ये तो हमारे हो गए राजनीतिक परिणाम। अब आते हैं, आज जो हमारा मेन टॉपिक है वो हमारा है आर्थिक परिणाम, कि क्या हमें लोकतंत्र से कुछ भी आर्थिक परिणाम मिलते हैं। क्यों? क्योंकि जैसे जैसे जिन जिन देशों में लोकतंत्र आता जा रहा था, उस तरीके से क्या हम ये कह सकते हैं कि लोकतंत्र के साथ साथ विकास भी आया? क्या आर्थिक विकास हुआ? क्या हमारा जो हमारी आर्थिक अर्थव्यवस्था थी उस समय पे पहले जो थी, क्या उससे हम आगे बढ़े? हो सकता है। अब इसमें हमने इसको 3 पॉइंट्स में डिवाइड किया है, जिसमें हम एक्सप्लेन करेंगे। तो पहला है हमारा आर्थिक समृद्धि और विकास। पहला पॉइंट, आर्थिक समृद्धि और विकास का मतलब कि क्या कोई आर्थिक विकास या समृद्धि हमारे देश में हुई लोकतंत्र के आने के बाद। तो यहाँ पर हम लोग ये बोलेंगे, यहाँ पर प्रश्न ये उठता है कि क्या किसी भी देश का आर्थिक विकास, ठीक है, क्या किसी भी देश का आर्थिक विकास वहां पे लोकतंत्र आने से ही संभव है? क्या उसी पर ही आधारित है? नहीं, ऐसा नहीं है। क्यों? क्योंकि किसी भी देश का विकास बहुत सारे कारकों पर निर्भर करता है, जैसे कि जनसंख्या। क्या वहां की जनसंख्या है? क्योंकि जब किसी देश की जनसंख्या बहुत अधिक होती है तो किसी भी तरह का विकास थोड़ा सा धीमा हो जाता है। जब जनसंख्या कम होती है तो विकास की गति तेज होती है। जैसा कि हम लोग विकसित और विकासशील देशों के बारे में जब पढ़ते हैं तो हम उसमें बोलते हैं कि जो विकसित देश होते हैं उनकी जनसंख्या विकासशील देशों की जनसंख्या की अपेक्षा कुछ कम होती है, जिससे हमें सुविधाओं को जुटाने में या किसी भी उत्पादन की वृद्धि में हमें थोड़ी सी सहूलियत महसूस होने लगती है। तो जनसंख्या बहुत बड़ा कारण होता है किसी भी देश की आर्थिक विकास के लिए। तो हम उसे इस बेस पे कि लोकतंत्र की सरकार है या लोकतंत्रात्मक सरकार है या लोकतांत्रिक सरकार की देश का देश है तो वहां पर आर्थिक विकास हो, तो ऐसा नहीं कहा जा सकता। इसी के साथ वैश्विक स्थिति पे भी डिपेंड करता है कि कोई भी देश, उसकी वैश्वीकरण में क्या स्थिति है, मतलब ग्लोबलाइजेशन, विश्व में उसका क्या स्थान है, विश्व में वो क्या किस जगह पर खड़ा हुआ है, क्या उसका, तो ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है कि क्या उसका आयात और निर्यात या उसका उत्पादन जो वृद्धि है वो बहुत ज़्यादा है, वो इतना उत्पादन कर रहा है कि वो चीज़ों को, वो सामान को या अपने किसी भी उत्पादन जो वस्तुएं हैं उत्पादित, उनको क्या वो बाहर बेच पा रहा है। तो किस पे? वैश्विक स्थिति, उसका क्या उदारीकरण है, क्या वैश्वीकरण है, इस पे भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। कोई भी देश का विकास जो है वो इस पर भी निर्भर करता है। इसी के साथ साथ अन्य देशों से सहयोग, किसी भी देश का किसी दूसरे देश के साथ में क्या सहयोग है, वो भी उसके विकास को समझने में बहुत आवश्यक है कि उसका विकास हो रहा है कि नहीं हो रहा है। इन द लास्ट, आर्थिक प्राथमिकताओं, क्या किसी देश की सरकार आर्थिक प्राथमिकताओं दे रही है किसी भी व्यक्ति को, मतलब कि क्या कहते हैं, इकोनॉमिक प्रायोरिटी, किसी भी व्यक्ति को मतलब इकोनॉमिकली क्या सबके ऊपर ध्यान दे रही है। जैसे फॉर एग्जाम्पल हम लोग बोलते हैं कि सरकार का काम है, क्या काम है? सरकार का काम है भोजन उपलब्ध कराना, अच्छी सड़कें बनवाना, अच्छी स्वास्थ्य सुविधाएं प्रदान करना, अच्छी शिक्षा प्राप्त कराना। तो क्या किसी भी लोकतांत्रिक देश में अगर हम देखें तो क्या लोकतांत्रिक सरकार वहां की आर्थिक प्राथमिकताएं दे रही है? आर्थिक प्राथमिकताएं क्या होती हैं? रोजगार उपलब्ध कराना, बहुत ज़्यादा औद्योगिकरण करना ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को रोजगार के अवसर मिले, या उन्हें और इस तरह की रोजगार नीतियाँ, नई नई योजनाएं बनाना जिसके द्वारा उनकी आर्थिक समृद्धि हो सके। तो ये उस देश पे भी डिपेंड करता है कि क्या देश इन चीज़ों को भी लेकर चल रहा है। तो किसी भी लोकतंत्र में, किसी भी लोकतांत्रिक सरकार में अगर हम देखें तो आर्थिक समृद्धि और विकास के लिए इन सब चीज़ों का भी होना बहुत आवश्यक है, जिसमें कि जनसंख्या, वैश्विक स्थिति, अन्य देशों से सहयोग और आर्थिक प्राथमिकताएं ही इम्पोर्टेंट बहुत ज़्यादा होती हैं। इसके साथ ही साथ हम देखते हैं, अब अगर हम तुलना करते हैं कि राजतंत्र में जो पहले के समय या आज भी जो अलोकतांत्रिक सरकारें हैं, जिसमें कि राजतंत्र आता है और तानाशाही आता है, तो अगर हम उनसे तुलना करते हैं तो हम ये देखते हैं कि जो उच्चतर आर्थिक समृद्धि है वो प्राप्त करने में लोकतंत्र की जो सरकारें हैं वो थोड़ी सी अक्षम है। क्यों? क्योंकि
राजतंत्र था और या जो तानाशाही होती है, वहां पर जनता के बारे में ज्यादा ना सोचकर वो सिर्फ देश के आर्थिक विकास को लेकर चलते हैं। बट लोकतंत्र सरकार में ऐसा संभव नहीं होता है, जिसकी वजह से हमें ये अक्षमता देखने को मिलती है। अब हमारा दूसरा पॉइंट है कि लोकतंत्र की आर्थिक उपलब्धियां, कि क्या लोकतंत्र की जो सरकारें हैं उनमें कोई आर्थिक उपलब्धि हो रही है, क्या वो ऐसा कुछ कर रही हैं जिसके द्वारा लोग जो है वो आर्थिक रूप से संपन्न हो रहे हैं। तो उसमें हम एग्जांपल देंगे आपको कि अवसरों की असमानता सबसे बड़ी चीज जो होती है आर्थिक उपलब्धि का मतलब, कि क्या लोकतंत्र आर्थिक रूप से लोगों को मजबूत कर रहा है। अब आर्थिक रूप से हम कहते हैं कि रोजगार के अवसर प्रदान करना, या हम ये कहते हैं कि औद्योगिकरण को बढ़ाना। बट इसके साथ साथ जो बहुत मोस्ट इम्पॉर्टेंट चीजें हैं, वो जो कि बहुत मूलभूत आवश्यकताएं हैं लोगों की, जिसके बाद विकास स्टार्ट होता है, उसमें आपका आता है आवास। जब किसी व्यक्ति को आवास मिलता है, देन उसके बाद वो इसके साथ ही साथ स्वास्थ्य की सुविधाएं, एक स्वस्थ व्यक्ति ही रोजगार कर सकता है और आर्थिक विकास में मदद कर सकता है। स्कूल, क्योंकि शिक्षा बहुत इंपॉर्टेंट है, शिक्षा के द्वारा ही किसी भी देश का विकास निर्भर करता है। और भूख से मतलब ये है कि जब तक गरीब अगर भूखा है तो वो काम कैसे करेगा। तो ये जो असमानता हमें देखने को मिल रही है, या जो इम्पोर्टेंट मूलभूत चीजें हैं, तो लोकतंत्र इन आर्थिक उपलब्धियों को जब बढ़ाता है, तब जाके कोई एक लोकतांत्रिक देश मजबूत बनता है। और इसी के बाद लास्ट है असमानता और गरीबी में कमी। इसके साथ साथ हम ये देखते हैं कि जैसे कि हमने बताया कि लोकतंत्र के परिणाम में हमने आपको बताया कि राजनीतिक समानता, तो राजनीतिक समानता तो हमें देखने को मिलती है कि राजनीतिक रूप से सब समान है, सबको एक जैसा अधिकार है वोट देने का, और एक जैसी कोई भी राजनीतिक पार्टी बनाता है, उसके बाद वहां पे सबको समान रूप से समान अवसर प्रदान करे जाते हैं। तो हमें राजनीतिक समानता तो देखने को मिल रही है, लेकिन अगर हम आर्थिक समानता को देखते हुए चले तो देश में आर्थिक समानता नहीं है। हमारा देश आर्थिक रूप से असमान है। क्यों? क्योंकि सबके पास समान रूप से समान अवसर प्राप्त नहीं है। सबके पास क्या सब समृद्ध है? क्या सबके पास एक जैसा पैसा है? क्या सभी अमीर हैं? बट ऐसा नहीं है। क्यों? क्योंकि आर्थिक असमानता देखने को मिलती है, गरीबी और अमीरी देखने को मिलती है। लोकतांत्रिक देशों में क्या होता है, जो अमीर होते हैं वो और अमीर हो जाते हैं और जो गरीब होते हैं वो और गरीब होते हैं। तो ये विकास दर ऐसी क्यों होती है, ये प्रॉब्लम्स क्यों आती है? तो ये असमानता और गरीबी में कमी। तो हमने ये देखा कि जो लोकतांत्रिक सरकारें हैं वो किस प्रकार से जो मूलभूत आवश्यकताएं होती हैं उनको पूरा करती हैं, और जब ये पूरी हो जाती है तो किसी भी व्यक्ति को रोजगार के अवसर और उसको काम आसानी से प्राप्त हो जाता है। तो लोकतंत्र के आर्थिक परिणामों में हमने देखा कि आर्थिक समृद्धि और विकास भी होता है, बट खाली इस पे डिपेंड नहीं करता है, उसके साथ और भी चीजों की आवश्यकता है। इसी के साथ उसकी आर्थिक उपलब्धियां जो मेन आवश्यकताएं हैं उनको वो पूरा करता है, और लोकतंत्र के द्वारा असमानता और गरीबी में भी धीरे धीरे करके कमी आती जा रही है। ऐसा हम किताबों में देखते हैं, बट अगर हम प्रैक्टिकली देखते हैं तो ऐसा कम हो पाता है। ठीक है, तो अब इसके साथ साथ हम ये देखते हैं कि बहुत सारे ऐसे देश हैं जो कि गरीब हैं और गरीब होते जा रहे हैं, और कुछ देश ऐसे हैं जो लोकतंत्र के हिसाब से चलते हैं, लोकतंत्र सरकारें हैं और वो भी तरक्की करते जा रहे हैं। तो किस तरीके से हमने 1950 से लेके 1950 से 2000 के बीच में हमने विभिन्न देशों में आर्थिक विकास की जो दरें हैं उसका हमने एक यहाँ पर जो है वो चार्ट बनाया, जिस हिसाब से हमको पता चलेगा। तो हमने यहाँ पर शासन का प्रकार मतलब लोकतांत्रिक सरकारें हैं या फिर तानाशाही, तो हम दोनों का ही निकाल के चलते हैं कि लोकतांत्रिक सरकार है तो वहां पर किस तरह की विकास दर हो रही है, और अगर कोई गरीब देश है या तानाशाही सरकार है तो उसमें क्या दोनों में अंतर है। जैसे कि सभी लोकतांत्रिक शासन, जितनी भी लोकतांत्रिक शासन है, अगर हम देखें तो 1950 से लेके 2000 के बीच में जो विकास दर थी वो 3.95 है, और अगर हम यही सभी तानाशाही देशों में जाकर देखें या ऐसे देशों में जहां पर तानाशाही सरकार है तो वहां की जो विकास दर थी वो 4.42 हुई। तो इसका मतलब विकास दर थोड़ी बढ़ी। इसी के साथ तानाशाही वाले अगर हम गरीब देशों में देखें तो क्या होता है कि 4.34। वो क्यों होता है? इसलिए क्योंकि वहां पे जनता के साथ में न्याय नहीं होता है। इसलिए जो तानाशाही वाले गरीब देश हैं वहां पे देखिए 3.34 जो है विकास दर उनकी बढ़ रही है।
और इसके साथ लोकतंत्र वाले अगर हम गरीब देश देखते हैं तो वहां पर 4.2 है। तो हमें ये विकास दर जो होती है ये हमको इसमें असमानता देखने को मिल रही है। तो इस प्रकार हमने देखा कि किस प्रकार से लोकतांत्रिक जो सरकारें हैं या लोकतांत्रिक देश हैं वहां पर आर्थिक रूप से क्या परिणाम निकलकर बाहर आते हैं। तो आज हमने आपको कल हमने आपको बताया था राजनीतिक परिणाम के बारे में, आज हमने आपको आर्थिक परिणाम क्लियर करे। अब हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक होगा वो लोकतंत्र के सामाजिक परिणाम है। क्या सामाजिक रूप से भी हमें लोकतंत्र जहां पर है वहां पर क्या कुछ सामाजिक परिणाम भी निकल कर बाहर आ रहे हैं, इसे हम अपने नेक्स्ट वीडियो में क्लियर करेंगे। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।